हेलो गाइस, आज हम आपके लिए 11th क्लास का इकोनॉमिक का कुछ ऐसे सेलेक्टेड पॉइंट से क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर साल सीबीएसई रिपीट करती है इन टॉपिक के ऊपर। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीबीएसई बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करती है। यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीट होते हैं सीबीएसई द्वारा। 11th क्लास के क्वेश्चन है ये। देखिए, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, इन टॉपिक के ऊपर हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में उठता है। 11th क्लास में, जो कि आप 11th क्लास है आपकी, उसमें हर बार सीबीएसई इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परिचय। अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, काफ़ी शॉर्ट और बढ़िया डेफिनेशन लाए हैं हम आपके लिए, जो आपको याद करना भी काफ़ी इजीली होगा। तो देखिए, बढ़िया बढ़िया तरीके से लिख के लाए हैं, तो इन टॉपिकों को एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, पूछा गया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो ये सिखाता है कि सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकता को पूरा करते हुए अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आपके पास संसाधन है जो सीमित है और आवश्यकता असीमित, आपको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ कमी होगा ही। तो हमारे पास साधन सीमित और आवश्यकता असीमित। तो अर्थशास्त्र में हम यही सीखते हैं कि सीमित संसाधन में असीमित आवश्यकता को पूरा करते हुए अधिक संतुष्टि या सेटिस्फाइज कैसे प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में पूछा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो 11th क्लास है ना आपकी, इसमें आप पूरे व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर ही अध्ययन करेंगे और 12th में आपको समष्टि पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो काफ़ी बढ़िया 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। 1 नंबर में ये डेफिनेशन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो देखिए, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यक्तिगत, इसमें एक व्यक्ति की मासिक आय भी हो सकता है, इसमें केवल एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया काम, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। काफ़ी इजीली और शॉर्ट में हम आपके लिए आंसर लाए हैं। आप एक बार इन आंसरों को पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बार बार रिपीट करता है। ये हमारे टाइम पे भी रिपीट हुआ था और पिछले 2 साल के अंदर भी हमने वीडियो बनाया, उसमें भी देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है 3 नंबर के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को, जितने भी आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, पूरा तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो रिपीट होना ही होना है और कुछ रहना भी नहीं है। इन 3 नंबर के क्वेश्चन है हम आपके लिए लाए हैं सारे के सारे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और जो साथी चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी वीडियो हम आप तक जरूर पहुँचा सके और आपके सारे सब्जेक्ट 11th-12th के हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी बढ़िया तरीके से हम आपके लिए लिख के लाए हैं। ठीक है, देखिए, व्यष्टि में और समष्टि में अंतर बताना है। आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन और समष्टि में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन समष्टि कहलाता है। पहले में तो आप डेफिनेशन ही लिख दीजिएगा दोनों का। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्ति या फर्म उद्योग में उत्पादन तथा कीमत को निर्धारण करता है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया निर्धारण को ही व्यष्टि में निर्धारण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन अथवा सामान्य कीमत पे है। अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हो रहा है वो तो समष्टि में आ जाएगा क्योंकि ये पूरे अर्थव्यवस्था को देखता है, जबकि ये निजी कंपनी द्वारा व्यष्टि में देखा जाएगा। एक कंपनी है, वो कितना उत्पादन कर रही है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई कंपनी है वो। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई कंपनी है तो व्यष्टि में आ जाएगा। एक व्यक्ति, और इसमें हो जाएगा अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति का आय का संबंध है। देखिए, इसमें बोला गया एक व्यक्ति और इसमें राष्ट्रीय आय, इसमें पूरे राष्ट्रीय का आय। ठीक है, पूरे राष्ट्रीय का आय हो जाएगा इसमें और इसमें एक व्यक्ति का। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। काफ़ी बढ़िया से इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था, ये 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है क्योंकि पूरे बुक में ही आपको अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ऊपर ही पढ़ेंगे आप 11th में, तो अर्थव्यवस्था का 1 नंबर का डेफिनेशन जरूर पूछ लिया जाता है आपसे। तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो लोगों को आजीविका कमाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। ये अर्थव्यवस्था में ही संभव है कि आप कमाएंगे और खर्च करेंगे, क्योंकि आपको एक किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए ना तो वहाँ पे आप कमाएंगे ना खर्च कर पाओगे। तो ये एक अर्थव्यवस्था में ही संबंध है, अपनी आजीविका को कैसे जीता है व्यक्ति। तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ लोग आजीविका कमाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं व्यक्ति को।
ठीक है। अगला देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिए अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, और दूसरा दूसरा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए एक एक अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिस पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है या शून्य के बराबर होता है। इसे निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसे अमेरिका, जहाँ पे सरकार का कोई दबाव नहीं होता, व्यक्ति कुछ भी अपनी मर्जी से उत्पादन या रोजगार शुरू कर सकता है। ठीक है, ये बाजार अर्थव्यवस्था होता है। जैसे अमेरिका में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरा केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिस पर पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसे चीन में, वहाँ की सरकार ही निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कौन सा रोजगार करना है और क्या उत्पादन करना है। जैसे चीन में ये देखने को मिल जाएगा। और अगला अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ क्षेत्रों पर सरकार अथवा कुछ क्षेत्रों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है कि कुछ क्षेत्र है, जैसे सरकारी नौकरी ये सरकारी द्वारा ही निकाला जाता है, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री टाटा बिरला अंबानी ये सब कुछ निजी कंपनी भी चलाती है अपने द्वारा। तो कुछ क्षेत्रों पर इन पे भी सरकार का नियंत्रण होता है, कुछ और निजी व्यक्ति का। जो अंबानी टाटा बिरला ये भी है, इन पे भी सरकार का कुछ क्षेत्र तक शेयर सरकार का भी होता है। तो ये ऐसा भारत में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था साबित हुई है ये। ठीक है, चलिए बाजार अर्थव्यवस्था एवं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर समझते हैं। बार बार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बार बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था एवं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए ये एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जहाँ केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्धारित होती है। जितना मांग होगा उतना पूर्ति करेगा। ठीक है, जिस वस्तु की मांग होगी उतनी बाजार पूर्ति करेगी। और योजनाबद्ध में ये अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, पूर्ति और मांग शक्तियों का निर्माण सरकार द्वारा होता है। सरकार निर्धारण करती है कि कितना पूर्ति करना है और कितनी मांग है। मांग अधिक भी हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है इस बाजार को योजनाबद्ध वाले में, क्योंकि पूर्ति तो संभव नहीं है ना अधिक करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट में संपत्ति के निजी स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं होता। इस पर निजी पे कोई दबाव नहीं होता जी, कोई सीमा नहीं होता इसमें संपत्ति। और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में पूछा गया आपसे संपत्ति का निजी स्वामित्व सरकार की देखभाल में होता है। इसमें पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जो ये है बाजार और योजनाबद्ध। बाजार उद्देश्य मुख्य है, इसका उद्देश्य होता है लाभ को अधिक करना, जबकि योजनाबद्ध सरकार द्वारा चलाया जाता है तो इसका कल्याण होता है, कल्याण को ये महत्व देते हैं। और ये बाजार मुख्यतः अधिकतम लाभ को देखता है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के विकास बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। और जो योजनाबद्ध होता है वो केंद्रीय सरकार विकास परियोजनाओं द्वारा सरकार 5 वर्ष की कुछ योजना लाती है, योजना बना के नियंत्रित करती है, जिससे व्यक्तियों का कल्याण हो सके। ठीक है, केंद्रीय समस्या इसमें लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम आपको केंद्रीय समस्या अच्छे से बताएंगे, हर एक पॉइंट और शॉर्ट डेफिनेशन में। और ऐसे वीडियो और के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।